नवरत्न। कालिदास कवि नाटककार। अमर सिंह शब्दकोश के रचनाकार। छपड़क ज्योतिषाचार्य। घटकरपर कूटनीतिज्ञ। धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य। वराहमिहिर खगोल वैज्ञानिक। शंकु शंकु वास्तुकार। वैतमल भट्ट जादूगर। और वररुचि व्याकरणाचार्य। कवि कालिदास नवरत्नों के प्रमुख थे। वे त्रिकाल विद्या के ज्ञाता भी रहे। धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का लौह स्तंभ लेख है। इस पर चंद्र शब्द लिखा हुआ है। यह मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। इस पर गरुड़ की आकृति बनी हुई है और बंग विजय और बहलीक विजय का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। टिप्पणी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कला एवं साहित्य की उन्नति हुई थी। सिक्के। सिक्के धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, पर्यंक प्रकार के सिक्के, छत्रधारी प्रकार के सिक्के और अश्वरोही प्रकार के सिक्के। फाहियान 399 से 414 ईस्वी। मूल नाम कुड़। फाहियान शब्द का अर्थ धर्माचार्य। ग्रंथ फोक्यू की। फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। वह थल मार्ग से पुरुषपुर पेशावर के रास्ते चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। वह अशोक के अभिलेखों से प्रभावित हुआ। उसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। उसने मध्य देश या मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। उसने बताया कि मध्य देश के लोग धन संपन्न थे, लहसुन प्याज तक का प्रयोग नहीं करते थे। गुप्त काल में व्यापार करने के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। 414 ईस्वी में फाहियान वापस चला गया। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी। माता ध्रुव स्वामिनी, पिता चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। उपाधियाँ महेंद्रादित्य और शंकरादित्य। शंकरादित्य ह्वेनसांग के ग्रंथों में उल्लिखित है। सिक्के। कुमारगुप्त प्रथम ने मयूर प्रकार का एक नवीन सिक्का जारी किया। उसने अश्वमेध यज्ञ प्रकार का सिक्का भी जारी करवाया था। अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अभिलेख। कुमारगुप्त प्रथम ने गुप्तकालीन शासकों में सर्वाधिक 18 अभिलेखों को स्थापित करवाया था। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य के पटना जिले में बिहार शरीफ के पास स्थापित करवाया गया। यह महायानियों का विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय का विनाश मोहम्मद गौरी के दास कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में कर दिया था। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। उपाधि शक्रादित्य और क्रमादित्य। सिक्का वृषभ शैली के सिक्के जारी करवाए थे। भीतरी स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश राज्य में गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील के अंतर्गत भीतरी नामक कस्बे में स्कंदगुप्त ने स्थापित करवाया था। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इस लेख के द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था और भीतरी नामक कस्बे में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के प्रशासन के कार्यों की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति पर्णदत्त था। पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालिक गिरनार का प्रशासक था। उसने स्कंदगुप्त के आदेश पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। उसका उत्तराधिकारी पुरगुप्त था। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हो गया।
एरण अभिलेख एरण अभिलेख 510 ईस्वी। उत्तरकालीन गुप्त शासक भानुगुप्त ने 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में एरण नामक स्थान पर अभिलेख स्थापित करवाया। यह सती प्रथा का साक्ष्य देने वाला पहला अभिलेख है। गुप्त शासक भानुगुप्त का सेनापति गोपराज उत्तर पश्चिम सीमा पर हूणों से लड़ता हुआ मारा गया। उसकी पत्नी माला गौरा उसके साथ सती हो गई। इसी का उल्लेख एरण अभिलेख पर किया गया है। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की 605 ईस्वी में मृत्यु हो गई। यशोमती उनके साथ सती हो गई। इसका भी उल्लेख एरण अभिलेख पर किया गया है। नोट: गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्तकालीन राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्तकालीन राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था। और गुप्तकालीन राजकीय सिक्का रुपयक था, जो कि एक चांदी का सिक्का था। गुप्तकालीन संस्कृति। प्रशासन प्रशासनिक इकाइयाँ: साम्राज्य सबसे बड़ी इकाई, भुक्ति या अवनी, प्रांत, भुक्ति या अवनी, प्रशासनिक इकाइयाँ और इकाइयों के प्रमुख। ठीक है, साम्राज्य सबसे बड़ी इकाई जिसका प्रमुख सम्राट होता था। भुक्ति या अवनी प्रांत, इसका एक प्रमुख युवराज होता था। विषय प्रमुख विषयपति। विथि या तहसील। पेट ग्राम से बड़ी इकाई और ग्राम जो कि सबसे छोटी इकाई थी। और ग्राम का प्रमुख मुकद्दम या चौधरी था। गुप्तकालीन प्रशासन का सर्वे सर्वा सम्राट होता था। शासन की कार्रवाइयों को क्रियान्वित करने के लिए अमात्यों की नियुक्ति की जाती थी, जो निम्न हैं। कुमारामात्य: प्रत्येक भुक्ति के प्रमुख को कुमारामात्य अथवा युवराज कहा जाता था। महासेनापति: सैन्य विभाग का प्रधान। महासंधि विग्राहिक: वैदेशिक मामलों का प्रमुख। दंडपाशिक: पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी। पुलिस विभाग के छोटे अधिकारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। सर्वाध्यक्ष: सभी विभागों का प्रमुख। और ध्रुवाधिकरण: भू राजस्व संग्रह करने वाला प्रमुख। पुरपाल नगर का प्रमुख। पुरपाल नगर का प्रमुख। भटाश्वपति अश्वसेना का प्रमुख। महापीलुपति गज सेना का प्रमुख अधिकारी। अग्रहारिक दास एवं दान विभाग का प्रमुख। महाछपटलिक पत्रावलियों का लेखा जोखा रखने वाला। कर्णिक महाछपटलिक के कार्यालय में रहकर भूमि से संबंधित कागजातों को रखने वाला प्रमुख अधिकारी। और पुस्तपाल कार्यालयी अभिलेखों को सुरक्षित करने वाला प्रमुख अधिकारी। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल की अपेक्षा विकेंद्रीकृत रही। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल की अपेक्षा विकेंद्रीकृत रही। न्याय व्यवस्था का प्रधान सम्राट होता था। गुप्त काल में न्यायालय को न्यायाधिकरण कहा जाता था, जिस पर सम्राट बैठकर न्याय करता था। न्यायाधिकरण कहा जाता था जिस पर सम्राट बैठकर न्याय करता था, उसे धर्मासन कहा जाता है। प्रत्येक इकाइयों के प्रमुख भी न्याय के लिए स्वतंत्र थे, किंतु अंतिम निर्णय सम्राट द्वारा दिया जाता था। दंड व्यवस्था सरल थी। दंड के रूप में अर्थदंड देने का प्रावधान था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गुप्तकालीन पुलिस व्यवस्था उच्च कोटि की थी। आय के स्रोत। गुप्तकालीन आय के स्रोत: भाग कर, भोग कर, उद्रंग कर, उपरी कर, बलि कर या धार्मिक कर, और वेगार एवं वृष्टि कर, निःशुल्क कर, जो कि एक निःशुल्क कर था। भाग कर भू राजस्व कर था। यह पैदावार का 1/6 भाग लिया जाता था। इस कर को आय का सबसे प्रमुख स्रोत माना गया है। भोग कर के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी इत्यादि राजा को उपहार के रूप में दिया जाने वाला कर था। स्थायी काश्तकारों से जो भू राजस्व वसूल किया जाता था उसे उद्रंग कर कहा जाता था, और अस्थायी काश्तकारों से वसूल किया गया कर उपरी कर कहलाता था। गुप्तकालीन मुद्रा दीनार स्वर्ण मुद्रा और रुपयक चांदी की मुद्रा, जिसका भार 32.36 ग्रेन था।
नारद स्मृति के अनुसार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। प्रारंभ में गुप्तकालीन शासकों ने कुषाण शासकों द्वारा चलाई गई स्वर्ण मुद्राओं के बराबर मुद्राएं जारी करवाईं, किंतु बाद में 144 ग्रेन की स्वर्ण मुद्राओं को जारी करवाया। गुप्तकालीन मुद्राओं के गुप्तकालीन मुद्राओं के 16 ढेर गुप्तकालीन मुद्राओं के 16 ढेर पाए जा चुके हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध बयाना मृदभांड है। यह राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। बयाना मृदभांड से गुप्तकालीन 623 मुद्राएं पाई गई हैं। चांदी धातु की बनी मुद्राओं को रुपयक कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजकीय मुद्रा थी जिसका वजन 32.36 ग्रेन था। बाद के शासकों ने मिलावटी धातु के सिक्के जारी करवाए जिसे कांस्य धातु का सिक्का कहा जाता था। गुप्तकालीन समाज पितृसत्तात्मक था और वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गुप्तकालीन समाज पुरुष प्रधान समाज था। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। सबसे उच्च स्थान ब्राह्मणों का था और सबसे निम्न स्थान शूद्रों को दिया गया था। वराह मिहिर ने बृहत् संहिता में वर्णों के अनुसार बस्तियों का उल्लेख किया है। जैसे ब्राह्मणों के पास 5 कमरे, क्षत्रियों के पास 4 कमरे, वैश्यों के पास 3 कमरे और शूद्रों के पास 2 कमरे रहे। वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय देने का विधान दिया गया था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय देने का विधान दिया गया है। ब्राह्मणों की परीक्षा तुलादान से, क्षत्रियों की परीक्षा अग्नि से, वैश्यों की परीक्षा जल से और शूद्रों की परीक्षा विष या जहर से ली जाती थी। विवाह गुप्तकाल में 2 प्रकार के विवाह होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला के साथ विवाह करता था तो वह अनुलोम विवाह कहलाता था। जैसे पिता ब्राह्मण और माता शूद्र। जब पिता ब्राह्मण और माता शूद्र होती थी तो उनसे उत्पन्न पुत्र को निषाद कहा जाता था। और वही दूसरी ओर निम्न वर्ष का पुरुष उच्च वर्ण की महिला के साथ विवाह करता था तो यह प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। जैसे पिता शूद्र और माता ब्राह्मण और उनसे उत्पन्न पुत्र को चांडाल कहा जाता था। पिता शूद्र है और माता ब्राह्मण है तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे चांडाल कहा जाएगा। गुप्त काल में अनेक प्रकार की वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हुईं। दास प्रथा, दासी प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन गुप्त काल में रहा। नारद स्मृति के अनुसार गुप्त काल में 15 प्रकार के दास रहे। देवदासियां मंदिरों की साफ सफाई और भजन कीर्तन का कार्य करती थीं। श्रेणी संगठन। गुप्त काल में व्यापारियों और उद्योगपतियों ने अपनी अपनी सुरक्षा के लिए जो संगठन बनाए उन्हें श्रेणी संगठन कहा गया। जैसे समूह, संघ, कुल, निगम इत्यादि। कभी कभी ये श्रेणियाँ सार्वजनिक कार्यों को करती थीं या स्वतंत्र होती थीं। इन श्रेणियों पर राजकीय कानून नहीं लागू होते थे। ये लोग अपना कानून स्वयं बनाते थे। श्रेणी संगठन के प्रमुख अधिकारियों को सार्थवाह कहा जाता था। व्यापार। गुप्तकालीन व्यापार उन्नत दशा में था। सबसे अधिक गुप्त काल में वस्त्र उद्योग रहे। बंगाल और गुजरात में वस्त्र उद्योग स्थापित रहे। व्यापार पश्चिमी बंदरगाह भड़ौच और पूर्वी बंदरगाह ताम्रलिपि प्रसिद्ध थे। भड़ौच नामक बंदरगाह से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। ताम्रलिपि नामक बंदरगाह से दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार होता था। भारत और चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था जिसमें श्रीलंका बिचौलिए का कार्य करता था। भारत से मसाला, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं, नील, इत्र और लकड़ियों की वस्तुएं निर्यात की जाती थी। ईरान, अरब और बैक्ट्रिया या बल्क से उत्तम किस्म के घोड़े भड़ौच नामक बंदरगाह से आयात किए जाते थे। वैज्ञानिक उपलब्धियाँ। गुप्त काल की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ। आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, दशमलव और पाई 22/7। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य एवं वैज्ञानिक थे। उनका मूल निवास पटना था।
आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में दशमलव के 3 स्थानों तक का मान और पाई 22/7 का मान बताया। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। वराहमिहिर 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 बृहद जातक, बृहद संहिता और लघु जातक। बृहद जातक, बृहद संहिता और लघु जातक। वराहमिहिर खगोल वैज्ञानिक एवं ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने बृहद जातक, बृहद संहिता और लघु जातक और पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की। वराहमिहिर ने यूनानियों को म्लेच्छ कहा, किंतु वे ज्योतिष के क्षेत्र में वंदनीय हैं। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने न्यूटन से पहले बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। उन्होंने समकोण त्रिभुज, प्रमेय, निर्मेय, त्रिकोणमिति इत्यादि के सिद्धांतों को बताया। ब्रह्मगुप्त ने शून्य का गुणा, भाग, जोड़ और घटाना के पश्चात आने वाले मानों को भी बताया है। धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ धन्वंतरी संहिता है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। सुश्रुत संहिता। सुश्रुत विश्व के पहले शल्य चिकित्सक थे। इन्होंने ही सबसे पहले शल्य प्रक्रिया यानी कि सर्जरी अर्थात त्वचारोपण की विधि और मोतियाबिंद संबंधी विधियों का उल्लेख किया था। गुप्तकालीन साहित्य, रचनाएं और रचनाकार। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश काव्यम, मेघदूतम इत्यादि। कालिदास। मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। कामसूत्र, वात्स्यायन और नीतिसार, कामंदक। नोट: पुराणों के संकलन का कार्य गुप्त काल में हुआ। रामायण और महाभारत का अंतिम संपादन कार्य गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन गुफाएं। अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में कुल 29 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफाएं धार, मध्य प्रदेश में कुल 9 गुफाएं हैं और जो कि लौकिक दृश्यों से संबंधित है। अजंता की गुफा यह गुप्तकालीन गुफा है। यह गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस गुफा के विषय में 1819 ईस्वी में मद्रासी सेनाओं ने बताया। 1824 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिकाओं में जेम्स अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफा से संबंधित लेख प्रस्तुत किया। इस गुफा में कुल 29 अजंता की गुफाओं में कुल 29 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1 और 2 बादामी के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। गुफा संख्या 9 एवं 10 वाकाटक वंश से संबंधित है। गुफा संख्या 16 एवं 19 गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 गुप्त काल से संबंधित है। गुफा संख्या 16 में मरणासन्न राजकुमारी की आकृतियाँ बनाई गई हैं। गुफा संख्या 17 में महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म, गृह त्याग एवं मृत्यु से संबंधित आकृतियाँ बनाई गई हैं। चित्रकारियाँ लाल, हरा, नीला, सफ़ेद, काला एवं भूरे रंगों से बनाई गई हैं, जबकि पीले एवं मिश्रित रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने अजंता की गुफा को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। बाघ की गुफा यह गुफा मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित है। इस गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने की। इस गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं जो लौकिक दृश्यों से परिपूर्ण हैं। ये आकृतियाँ हरा, लाल, नीला, सफ़ेद, काला एवं भूरे रंगों द्वारा बनाई गई हैं, जबकि पीले एवं मिश्रित रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि अजंता की गुफाओं और बाघ की गुफाओं में पीले रंग या उससे मिश्रित रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। मूर्तिकला वात्स्यायन ने
वात्स्यायन ने कामसूत्र में कुल 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है, जिनमें गुप्तकालीन मूर्तिकला एवं चित्रकला का वर्णन किया गया है। गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख तीन केंद्र थे: मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। गुप्त काल में मूर्तिकला के तीन प्रमुख केंद्र थे: मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। उपरोक्त कला केंद्रों से मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित की जाती थी। प्रारंभ में मंदिर सपाट छत वाले बनाए गए, किंतु बाद में शिखर युक्त मंदिर और चारों तरफ मंडपों वाले मंदिर बनाए जाने लगे। गुप्त काल में सभी मंदिर पत्थरों के बनाए गए, लेकिन कानपुर में भीतर गांव का मंदिर और मध्य प्रदेश में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा बनवाया गया। नागर शैली का बनवाया गया पहला मंदिर देवगढ़ का दशावतार। नागर शैली का बनवाया गया पहला मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित मंदिर है। इसमें विष्णु भगवान के दसों अवतारों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसे गुप्तकालीन शासकों ने निर्मित करवाया था। नचना कुठार का पार्वती मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये दोनों मंदिर पंचायतन शैली में बनवाए गए मंदिर हैं। नचना कुठार के मंदिर में सबसे पहले रामायण के दृश्य नचना कुठार की रीतियों में पाए गए हैं। रचना कुठार की मूर्तियों में पाए गए हैं। नचना कुठार के मंदिर में सबसे पहले रामायण के दृश्य नचना कुठार की मूर्तियों में पाए गए हैं। गुप्तोत्तर काल थानेश्वर हरियाणा पुष्यभूति वंश संस्थापक पुष्यभूति राजधानी थानेश्वर। गुजरात वल्लभी मैत्रक वंश संस्थापक भट्टार्क राजधानी वल्लभी। भट्टार्क ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मालवा उत्तर गुप्त वंश संस्थापक कृष्णगुप्त प्रतापी शासक देवगुप्त। मालवा और पाटलिपुत्र उत्तर गुप्त वंश संस्थापक कृष्णगुप्त प्रतापी शासक देवगुप्त। बंगाल गौड़ वंश प्रतापी शासक शशांक राजधानी लखनौती। और कन्नौज मौखरी वंश संस्थापक हरिवर्मन अंतिम शासक गृहवर्मन और राजधानी कन्नौज। गौड़ वंश बंगाल में गौड़ वंश का प्रतापी शासक शशांक था। वह बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। उसने बोधि वृक्ष को कटवाकर निरंजना नदी में फेंकवा दिया था। शशांक शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था। पुष्यभूति वंश के शासक प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद शशांक और देवगुप्त ने मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन की हत्या करके राजश्री को कैद कर लिया। ज्ञात होने पर हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण करके देवगुप्त को मार डाला और शशांक के षड्यंत्र में फंस गया। शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक हुआ। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। जन्म 591 ईस्वी। स्थान थानेश्वर हरियाणा। पिता प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश के 5वें क्रम के शासक थे। माता यशोमती, भाई राज्यवर्धन, बहन राजश्री, ममेरा भाई भांड, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र, अश्व सेनापति कुंतल और सेनापति सिन्हसेन। राज्याभिषेक
अश्वसेनापति कुंतल के द्वारा ज्ञात हुआ कि राज्यवर्धन की हत्या धोखे से शशांक ने कर दी है। उसके बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर में अपना राज्याभिषेक सेनापति सिंह सेन के सहयोग से करवाया। वह शशांक से बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा था। उसी समय ममेरा भाई भंडी या भांड द्वारा सूचना मिली कि बहन राजश्री शशांक के कैद से निकलकर विंध्य के जंगलों में चली गई है। हर्षवर्धन बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के साथ बहन राजश्री को विंध्य के जंगलों में उस समय ढूंढने निकला जब वह सती होने जा रही थी। बहन राजश्री को लेकर कन्नौज आया। कन्नौज की प्रजा और राजश्री के कहने पर कन्नौज के ताज को भी हर्षवर्धन ने स्वीकार कर लिया। राजधानियाँ थानेश्वर प्रारंभिक राजधानी और कन्नौज या काव्यकुंज नगर या महोदया नगर। कन्नौज काव्यकुंज नगर या महोदया नगर। थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षकालीन स्रोत साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत हर्षचरित और कादंबरी बाणभट्ट द्वारा रचित। मयूर शतकया द्वारा रचित। सूर्य शतक रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका और आर्यमंजूश्री मूलकल्प, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, इन तीनों की रचना हर्षवर्धन ने की थी। पुरातात्विक स्रोत अभिलेख तीन अभिलेख हैं। बांसखेड़ा का ताम्रपत्र लेख, मधुवन का ताम्रपत्र लेख और ऐहोल का अभिलेख। और सिक्के पुरातात्विक स्रोतों में दूसरे हैं सिक्के, सोनीपत की मुद्रा और नालंदा की मुद्रा। विदेशी यात्रियों के विवरण हुएनसांग और इत्सिंग। हर्षचरित यह हर्ष के काल की घटनाओं की जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में की है। इसमें कुल 8 अच्छवास हैं। प्रारंभ के अच्छवास या अध्याय हैं। इसमें कुल 8 अच्छवास या अध्याय हैं। प्रारंभ के 3 अध्यायों में बाणभट्ट ने अपनी जीवनी लिखी है। शेष 5 अध्यायों में हर्ष के पूर्वजों, हर्षकालीन राजनैतिक और एवं अन्य प्रकार की घटनाओं के विवरण का वर्णन किया गया है। कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इसमें हर्ष के काल की सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों का उल्लेख मिलता है। मयूर शतक हर्षवर्धन के दरबार में मयूर नाम का एक कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति था। वह सूर्य की उपासना करते करते मयूर शतक अथवा सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना किया। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटकों की रचना की, जो हैं रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली इसमें 4 अंक हैं। यह नाटक वत्सराज उदयन और उनकी रानी वासदत्ता के प्रणय अथवा विवाह का वर्णन करता है। रत्नावली इसमें 4 अंक हैं। यह नाटक वत्सराज उदयन और उनकी रानी वासदत्ता के प्रणय अथवा विवाह का वर्णन करता है। नागानंद इसमें कुल 8 अंक हैं। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म से प्रभावित था, अतः बौद्ध धर्म के विषय में उल्लेख करता है। प्रियदर्शिका इसमें कुल 4 अंक हैं। इसमें भी वत्सराज उदयन के विषय में उल्लेख किया गया है। आर्यमंजूश्री मूलकल्प यह महायान बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया। इसमें 1000 श्लोक हैं, जिसके अंतर्गत ईसा पूर्व की 7वीं सदी से लेकर 8वीं सदी ईस्वी तक के प्राचीन इतिहास का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के लिए ह शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्यमंजूश्री कल्प में हर्षवर्धन के लिए ह शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरातात्विक स्रोत बांसखेड़ा का ताम्रपत्र लेख 628 ईस्वी। यह ताम्रपत्र लेख उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहाँपुर जिले में बांसखेड़ा नामक स्थान पर स्थित है। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। 628 ईस्वी में हर्षवर्धन ने इसे स्थापित करवाया था।
इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने अर्कट सागर से होने वाली आय को चंद्रबली एवं भट्ट स्वामी नामक ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। मधुवन का ताम्रपत्र लेख 631 ईस्वी। यह ताम्रपत्र लेख उत्तर प्रदेश राज्य के मऊ जिले में मधुवन नामक स्थान पर 631 ईस्वी में हर्षवर्धन ने स्थापित करवाया था। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इस अभिलेख पर मधुवन के ब्राह्मणों को कुशीनगर के क्षेत्रों से होने वाली आय को दान में दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख में मधुवन के ब्राह्मणों को कुशीनगर के क्षेत्रों से होने वाली आय को दान में दिए जाने का उल्लेख किया गया है। ऐहोल का अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ। हर्षवर्धन पराजित हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। यह परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला दक्षिण भारत का पहला शासक था। पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला दक्षिण भारत का पहला शासक था। हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। कामरूप प्राग ज्योतिषपुर के शासक भास्कर वर्मा ने हंसवेग नामक दूत को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। हर्षवर्धन के सिक्के सोनीपत की मुद्रा और नालंदा की मुद्रा। सोनीपत की मुद्रा पे शिव के वाहन नंदी की आकृति बनी है और नालंदा की मुद्रा पर श्रीहर्ष एवं महेश्वराय उत्कीर्ण है। सोनीपत की मुद्रा और नालंदा की मुद्रा दोनों ही तांबे की मुद्राएं हैं। हर्षवर्धन के काल की तांबे धातु की बनी दो स्थानों से मुद्राएं पाई गई। सोनीपत की मुद्रा पर शिव का वाहन अंकित है। नालंदा की मुद्रा पर श्रीहर्ष और महेश्वराय सार्वभौम एवं महाराजाधिराज लिखा हुआ है। हर्षवर्धन के काल में सोने एवं चांदी की मुद्राएं नहीं चलाई गई। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि हर्षवर्धन में अशोक तथा समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण था। विदेशी यात्रियों के विवरण। ह्वेनसांग 629 से 644 ईस्वी। ह्वेनसांग के अन्य नाम थे युआंगच्वांग या श्वांगच्वांग या शाक्य मुनि। ह्वेनसांग का जन्म चीन के होनन प्रांत में हुआ था। उसका मूल नाम युआंगच्वांग, श्वांगच्वांग या शाक्य मुनि था। वह 13 और 14 वर्ष की अवस्था में चीन के लोयंग नामक मठ पर जाकर बौद्ध भिक्षु बन गया। वह 629 ईस्वी में थल मार्ग से हर्षवर्धन के कन्नौज दरबार में आया था। उसने हर्षवर्धन को फीसे जाति या वैश्य जाति का बताया था एवं शिलादित्य की उपाधि दिया था। उसके अनुसार हर्षवर्धन ने कन्नौज महासभा और 5 वर्ष के अंतराल पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करके प्रयाग में मोक्ष परिषद का आयोजन करके बुद्ध, सूर्य, शिव की उपासना करता था और लोगों को दान भी देता था। जब हर्षवर्धन 6वीं बार प्रयाग गया तो मैं भी 635 ईस्वी में प्रयाग गया था। लोगों को जल समाधि लगाते हुए प्रयाग में देखा था। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र ने ह्वेनसांग का स्वागत किया। ह्वेनसांग के अनुसार भारत में रहट यंत्र या खंटी यंत्र से सिंचाई होती थी। उसने 138 देशों की यात्रा की थी। इसलिए ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सी यूकी के नाम से जाना जाता है, किंतु यह वर्तमान में अनुपलब्ध है। इसका उल्लेख ह्वेनसांग के मित्र हवेली के ग्रंथ लाइफ ऑफ ह्वेनसांग में प्राप्त होता है। 14 वर्ष भारत में रहने के पश्चात वह 644 ईस्वी में वापस चला गया।
ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 100 गांवों को दान में दिया था। ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 100 गांवों को प्रदान किया था। इत्सिंग 671 से 672 ईस्वी। चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं सदी ईस्वी में 671 से 672 ईस्वी में जलमार्ग अर्थात पानी के जहाज से 37 साथियों के साथ भारत भ्रमण हेतु आया था। वह 400 पिटकों को लेकर वापस चला गया। इत्सिंग के अनुसार हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों को प्रदान किया था। चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम है फाहियान, सुंगयुन, ह्वेनसांग और इत्सिंग। कन्नौज में अपनी राजनीतिक स्थितियों को मजबूत करने के बाद बंगाल पर आक्रमण किया। गौड़ वंश के शासक शशांक ने हर्षवर्धन की अधीनता को स्वीकार कर लिया। पश्चिम में वल्लभी में मैत्रक वंश के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह करके गुजरात को भी हर्षवर्धन ने अपने राज्य में शामिल कर लिया। कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत का अंतिम हिंदू हर्षवर्धन कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और हर्षवर्धन से पहले दक्षिण के शासक पुलकेशिन द्वितीय की 642 ईस्वी में हत्या हो गई। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और हर्षवर्धन से पहले दक्षिण के शासक पुलकेशिन द्वितीय की 642 ईस्वी में हत्या हो गई। अतः पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और मुस्लिमों का आगमन। उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, कन्नौज का गढ़वाल वंश, चौहान वंश, पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर राज्य और गुजरात का चालुक्य वंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य वादामी या वातापी का चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, संगम काल, चोल वंश का प्रशासन और कला। मुस्लिमों का आगमन इस्लाम धर्म का उदय, भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। उत्तर भारत के प्रमुख राज्य या वंश गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हरिश्चंद्र ने इस वंश की नींव डाली, किंतु मिहिर भोज प्रथम के ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण से भारत को अर्थात पंजाब के क्षेत्रों को सुरक्षित किया और उन्हें सिंधु नदी को पार करने नहीं दिया। ग्वालियर प्रशस्ति पर अरबी मुसलमानों को म्लेक्स कहा गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज ने सर्वप्रथम कन्नौज पर आक्रमण करके अधिकार किया और त्रिकोणीय संघर्ष का आरंभ किया। नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेकर वहां के आयुध वंश के शासक चक्रायुध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय के पश्चात रामभद्र या रामचंद्र नामक एक अयोग्य शासक हुआ। उसके पश्चात मिहिर भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक हुआ। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी। राजधानी कन्नौज। उपाधि आदि बराह एवं प्रभास। सिक्के बराह शैली के सिक्के जारी करवाए थे। धर्म वैष्णव धर्म और विदेशी यात्री सुलेमान 851 ईस्वी। मिहिर भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल होकर वह कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल हुआ और सफल भी रहा। उसने उज्जैन से स्थानांतरित करके राजधानी कन्नौज बनाई। मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल में अरबी यात्री या अरबी सौदागर सुलेमान 851 ईस्वी या 9वीं सदी ईस्वी में भारत आया। सुलेमान ने मिहिर भोज के शासनकाल की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया। उसने मिहिर भोज प्रथम को मुसलमानों का घोर शत्रु बताया। कन्नौज नगर को सुंदर एवं धन संपन्न कहा। मिहिर भोज की सेनाओं में
मिहिर भोज की सेनाओं में महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी। दरबारी कवि दरबारी कवि राजशेखर प्रथम दरबारी कवि राजशेखर प्रथम और महिपाल प्रथम। कृतियाँ: काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्याशाल भंजिका, बाल रामायण और बाल महाभारत। महेंद्रपाल प्रथम कन्नौज पर अपना अधिकार बनाए रखा। उसने बंगाल और बिहार के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी इतिहासकार राजशेखर थे। उन्होंने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्याशाल भंजिका, बाल रामायण और बाल महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की। महिपाल प्रथम 913 से 944 ईस्वी। महिपाल प्रथम 913 से 944 ईस्वी। अरबी सौदागर अल मसूदी अल गुर्जर और शासक अरबी सौदागर अल मसूदी, इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों लोगों को अल गुर्जर कहा और शासकों को बौरा कहा। ठीक है। महिपाल प्रथम के कन्नौज दरबार में अरबी यात्री अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी में भारत आया। वह सर्वप्रथम कन्नौज दरबार में आया। उसने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को बौरा कहा। महिपाल प्रथम के दरबार में दरबारी कवि राजशेखर निवास करते थे। 1008 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल ने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। परमार वंश गुर्जर प्रतिहार वंश तथा राष्ट्रकूट वंश के सामंत। परमार वंश गुर्जर प्रतिहार वंश और तथा राष्ट्रकूट वंश के सामंत। गुर्जर प्रतिहार वंश तथा राष्ट्रकूट वंश के सामंतवादी शासकों को परमार वंश का शासक कहा जाता है। ये लोग भी राजदूत थे। परमार वंश का प्रथम शासक उपेंद्र या कृष्णराज था, किंतु परमार वंश की स्थापना सियक द्वितीय या श्रीहर्ष ने की थी। राजधानी: परमार वंश के शासकों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन को बनाया था, किंतु बाद में परमार वंश की सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज ने धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। वाक्पति मुंज उपाधियाँ: कविवृष, श्रीवल्लभ और अमोघ वर्ष। वाक्पति मुंज परमार वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। उसने अपने दरबार में साहित्यकारों को परिचय दिया था। उसने कविवृष, श्रीवल्लभ एवं अमोघ वर्ष की उपाधियां धारण की थी। उसने अपने दरबार में नौ शशांक के रचनाकार प्रथमगुप्त और यशोरूपलोक के लेखक उसने अपने दरबार में 9 शशांक के रचनाकार प्रथमगुप्त और यशोरूपालोक के लेखक धनिक को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। वाक्पति मुंज ने कई झीलों का निर्माण करवाया था। उन झीलों में धारा नगरी की भुज सागर नामक झील सबसे प्रसिद्ध है। राजा भोज 1010 से 1055 ईस्वी। राजा भोज परमार वंश का सबसे प्रतापी एवं योग्य शासक था। वह कविराज की उपाधि धारण किया। वह अपनी रणकुशलता, व्यक्तित्व, योग्य राजनीतिक एवं विद्वान शासकों में अग्रणी स्थान रखता था। उसने विद्वानों को दरबार में संरक्षण दिया। इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार राजा भोज के दरबार में 500 साहित्यकार निवास करते थे। राजा भोज ने सरस्वती, कंठाभरण, शब्दानुशासन, आयुर्वेद सर्वस्व, समरांग सूत्रधार, व्यवहार, राजमृणांक समुच्चय एवं नाम मल्लिका इत्यादि ग्रंथों की रचना की थी। राजा भोज ने सरस्वती, कंठाभरण, शब्दानुशासन, आयुर्वेद सर्वस्व, समरांग सूत्रधार, व्यवहार, राजा मृणांक समुच्चय एवं नाम मल्लिका इत्यादि ग्रंथों की रचना की थी। राजा भोज विद्वान शासक के साथ साथ निर्माता शासक भी था। उसने भोजनगर और धारा नगरी नामक 2 नए नगरों की स्थापना की।
उसने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर के साथ साथ गुजरात के सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। धारा नगरी में भोजसर नामक तालाब और भोजशाला नामक सरस्वती महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। धारा नगरी में भोजसर नामक तालाब और भोजशाला नामक सरस्वती महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। गढ़वाल वंश गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के पश्चात कन्नौज में अस्थिरता उत्पन्न हो गई। उसी समय गढ़वाल वंश के शासकों ने मिर्ज़ापुर में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया और वाराणसी को राजधानी बनाया। जब क्षेत्रीय राजाओं ने कन्नौज पर अधिकार करना प्रारंभ किया, उसी समय चंद्रदेव नामक चंद्रवंशी शासक ने चंदेल वंश के शासक गोपाल को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। 1085 ईस्वी में चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की नींव डाली, इसलिए उसे कन्नौज का गढ़वाल वंश कहा जाता है। चंद्रदेव ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की। वह विद्वान शासक रहा। वह शैव धर्म का अनुयायी था। गोविंदचंद, विजयचंद और जयचंद। गोविंदचंद 1114 से 1155 ईस्वी साम्राज्यवादी शासक था। बिहार एवं बंगाल पर अधिकार किया। दक्षिण एवं पश्चिम के शासकों से मैत्री संबंध स्थापित किए। दरबारी कवि लक्ष्मीधर था, जो कि काव्य कल्पतक नामक ग्रंथ जिसने दरबारी कवि लक्ष्मीधर था, जिसने कि कत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। विजयचंद 1155 से 1170 ईस्वी और जयचंद 1170 से 1194 ईस्वी। जयचंद 1170 से 1194 ईस्वी। राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का उल्लेख चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में किया है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ। राजा जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। गढ़वाल वंश का अंत हो गया और तुर्कों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया।